तो दोस्तों कैसे हैं आप। आज हम कवर करने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को और ये चैप्टर सेकंड होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी का। और जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। लेकिन साथ में जल्दी जल्दी से मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूं। आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। और साथ में अगर आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर एक्सेस करने हैं तो प्लीज़ एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व किए हुए हैं, चाहे कैटेगरी 1 हो चाहे कैटेगरी 2 हो। और इसी के साथ अगर आप एस्टेट के प्रीवियस पेपर एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी आप गेट कर सकते हैं टैट्स ग्रुप चैनल पर, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसी के साथ अगर आप CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के सारा कोर्स आपको एक्सेस करना है एब्सोल्यूट फ्री, नो कॉस्ट, तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। और इसी के साथ तमाम मैथमेटिक्स की और इंग्लिश ग्रामर की ट्रिक्स तो मैं आपको टाइम टू टाइम आपको बताता ही रहता हूं। तो वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं, ठीक है, वो सारी आपको मिल सकती हैं टैट्स ग्रुप पर। तो इसी के साथ आप जो लाल बटन है यानी कि जो सब्सक्राइब है उसको आप एक बार दबा दें। और साथ में जो प्यार की घंटी है दोस्तों तो उसको भी बजा दें, क्योंकि जब जब आप घंटी बजाते हैं तो मेरे दिल में भी घंटी बजती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों ये कुछ अनाउंसमेंट थी। आई होप कि आप काफ़ी बोर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सबसे पहला स्लाइड जो कि आपके सामने है। देखो, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी और साथ में कोलबर्ग की थ्योरी, ये तीन थ्योरी हैं जो कि चैप्टर 2 के अंदर हैं। तो चैप्टर 1 तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था आपको, आज बारी है चैप्टर 2 की। लेकिन ये इतना बड़ा चैप्टर है कि इसके अंदर मैं सबसे पहले कवर कराने की कोशिश करूंगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, जो कि जीन पियाजे ने जो थ्योरी बनाई हुई थी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है। देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का क्या मतलब है। देखो, सिंपल सी बात है, कॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, जो कि चीज़ आपकी ब्रेन से रिलेटेड है। और ये लर्निंग की एक प्रकार की डोमेन आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगर आप चैप्टर 1 में आप मेरे साथ हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है चैप्टर 1 वाली, तो उसमें मैंने आपको कुछ डोमेन कराई थी, जो कि जिनमें से कॉग्निटिव डोमेन पहली डोमेन होती है, फिर साइकोमोटर डोमेन होती है, उसके बाद इमोशनल डोमेन होती है, सोशल डोमेन होती है। काफ़ी सारी डोमेन हमने कवर करी थी। याद है ना आपको, ये भूल गए? अगर याद नहीं है तो प्लीज़ देख लें एक बार, नोट्स अगर आपने बनाए हैं तो नोट्स को चेक कर लें। तो कॉग्निटिव डोमेन उनमें से एक होती है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब तो विकास होता है। तो ऐसा विकास जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है उसे हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मतलब देखो, ब्रेन को हम क्या कहेंगे, ब्रेन इज द किंग ऑफ द बॉडी। ब्रेन इज द किंग ऑफ द बॉडी मतलब ब्रेन तो इंसान के शरीर का राजा है ना। अब ब्रेन के अंदर ही सब कुछ होता है दोस्तों, थिंकिंग, थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग, या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल या फिर मेंटल लेवल, सब कुछ ब्रेन के अंदर ही तो है। तो सब कुछ कॉग्निटिव, उसको हमने कॉग्निटिव का नाम दिया हुआ है, तो जिसको हम कहेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि महान साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्हीं के बारे में ही हम सब कुछ पढ़ते हैं, उनका नाम है श्री जीन पियाजे। श्री मैंने इसलिए लगाया, बहुत ही महान है। और ऐसा कोई भी टीचिंग एग्जाम आप नहीं देखोगे जहां पे इनकी थ्योरी से रिलेटेड कोई 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल ना जाए, ठीक है। तो जीन पियाजे वाज एन अर्ली साइकोलॉजिस्ट, ये सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फेमस कराया, ठीक है। हु स्पेशलाइज्ड इन चाइल्ड डेवलपमेंट। और इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये बच्चों के ऊपर स्पेशलाइज थे, बच्चों की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते थे, उनकी एक्टिविटी को नोट करते थे और नोट कर करके फिर सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करते थे, ठीक है। और ये अर्ली 1920 यानी कि 1920 की कहानी है सारी की सारी, जहाँ पे ये जो है अपनी ऑब्जर्वेशन करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। और इनके बारे में यहाँ तक भी सुनता है कि इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए थे। तो जो इनके बच्चे थे उनको ही उन्होंने पूरी लाइफ जो है ऑब्जर्व किया था। बाद में इन्होंने पूरा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कंस्ट्रक्ट किया, जहाँ पे हम स्टेजेस वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। काफ़ी बड़ा इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये था इनका अर्ली इंट्रोडक्शन जो कि मैंने आपको बताया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने इसको बनाया था 1920 के अंदर, ठीक है। स्विट्जरलैंड के थे ये। और बात करते हैं, सेकंड स्लाइड पे जाएंगे हम।
पियाजे थ्योरी इज दैट चिल्ड्रन डेवलप बाय एक्टिंग। अब देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाई पियाजे जो हैं बेसिकली उन्होंने बच्चों को क्या बोला है। देखो ये बड़ी फेमस टर्म है लिटिल साइंटिस्ट। लिटिल साइंटिस्ट उन्होंने बच्चे को बोला है कि बच्चे जो हैं लिटिल साइंटिस्ट हैं। लिटिल मतलब छोटा, देखो बच्चे छोटे हैं। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का क्या मतलब होता है सभी जानते हैं, वैज्ञानिक। ऐसा पर्सन जो कि ना लाइफ में चुपचाप नहीं बैठ सकता, वो हमेशा खोज में लगा रहता है, वो हमेशा ऑब्जर्वेशन में लगा रहता है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं, छोटे साइंटिस्ट हैं, वो हमेशा क्यूरियस रहते हैं। वो दूसरी चीज़ों को ना, दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की उनकी एबिलिटी है, वो दूसरी चीज़ों को अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं सिर्फ अपनी इस क्यूरोसिटी को लेके, ठीक है, क्यूरोसिटी के साथ उनके अंदर जीवन को अडेप्ट यानी कि एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने की क्षमता होती है। हु एक्सप्लोर interact with their world to understand people, objects and concepts. They do this naturally. अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो इस चीज़ को बड़े नेचुरली करते हैं, बहुत ही नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से। कोई मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब देखो छोटे बच्चे हैं उनका दिमाग कितना डेवलप होगा, तो कोई दिखावा नहीं होता, सब कुछ नेचुरली होता है, इवन विदाउट द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। और किसी एडल्ट के बिना वो इन सारी चीज़ों को करते हैं। अब देखो ये जो लाइन है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एडल्ट। तो इस पे थोड़ा सा ना आप ऑब्जर्व करें, इस पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि हम आने वाले टाइम में एक ऐसी थ्योरी पढ़ेंगे लेव वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो जहाँ पे लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा जो है कुछ कर ही नहीं सकता दूसरों के सहायता के बिना, बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता दूसरों के सहायता के बिना। तो उन्होंने अपनी जो थ्योरी का आधार रखा है वो इसी बात पे रखा है कि बच्चे जो हैं एडल्ट की हेल्प से ही करेंगे जो कुछ करना है। लेकिन जीन पियाजे ने अपनी इस थ्योरी के अंदर बेसिकली बिल्कुल ही उल्टा कॉन्सेप्ट बताया है कि बच्चे जो हैं विदाउट अदर हेल्प सब कुछ करेंगे, ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जीन पियाजे ने अपनी इस थ्योरी के अंदर बच्चों को क्या बोला है, बच्चों को क्या बोला है, जल्दी से बताओ, लिटिल साइंटिस्ट। तो लिटिल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। ये क्वेश्चन जो है काफी बार पूछा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करनी है हमें जहां से क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्कीमा को। व्हाट इज स्कीमा, ठीक है। तो देखो स्कीमा क्या है, एक आपका बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। स्कीमा इज ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज। स्कीमा क्या है, इट इज ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज और ए मेंटल टेम्पलेट। आप इसको बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक, या फिर आप इसको नॉलेज भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको मेंटल टेम्पलेट भी कह सकते हैं। दैट ए चाइल्ड पुट्स टुगेदर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। आप कुछ भी समझ में नहीं आया ना, मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब हमने भी फर्स्ट टाइम इस लाइन को पढ़ा था तो हमारे भी कुछ समझ में नहीं आया था। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहे मेरे साथ, ओनली 5 मिनट दे दें इस वीडियो को, ठीक है, आपको सारा मैं समझा दूंगा कि व्हाट इज स्कीमा क्या होता है। देखो बच्चा जब छोटा होता है ना तो इस संसार को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अब अडेप्ट करने की कोशिश करता है मतलब इस संसार के साथ इक्विलिब्रियम सेट करने की कोशिश करता है। देखो सारी जो लड़ाई है दोस्तों वो संतुलन बनाने की है, यानी कि इक्विलिब्रियम सेट करने की है। अब देखो लड़ाई इतना इजी नहीं, जैसे हम सभी को पता है लड़ाई काफ़ी इजी नहीं होती है, लड़ाई काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चा तो यही सोचता है कि मैं इक्विलिब्रियम सेट कर लूँगा इस एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे बच्चा फंस जाता है और वहां पे असंतुलन पैदा हो जाता है, यानी कि डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम के साथ डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये काफी आगे का कॉन्सेप्ट है, एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो स्कीमा इज ए कैटेगरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। अब देखो थिंक करो, बच्चा काफी छोटा है, मान लो बच्चा इस संसार में नया नया आया है। अब बच्चे का ब्रेन तो खाली है ना, बच्चे का ब्रेन तो एब्सोल्युटली एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं ब्रेन के अंदर, उसको किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है। तो धीरे धीरे वो क्या करेगा, इस एनवायरनमेंट को गेट करने की कोशिश करेगा, किससे, पेरेंट्स के थ्रू या फिर ब्रदर सिस्टर के थ्रू, जो गार्जियन होते हैं उनके थ्रू। तो इस एनवायरनमेंट को गेट करने की कोशिश करता है, स्कीमा के थ्रू गेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप कह देना कि स्कीमा क्या है, स्कीमा नॉलेज है आपकी, या फिर मेंटल टेम्पलेट है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आगे समझेंगे। देखो सबसे पहले मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल के साथ।
एक बार एक बच्चा होता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, बेसिकली उसके दिमाग में ना स्कीमा, कैट का स्कीमा बनाना है हमें, कैट का स्कीमा, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है बच्चा कि जो द वर्ड कैट ओनली रेफर्स टू द फर्स्ट कैट दे मीट, बट ओवर द टाइम द वर्ड कम्स टू द रिप्रेजेंट ऑल कैट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले बच्चे ने क्या देखी, सबसे पहले बच्चे ने ना एक बार एक ऐसा एनिमल देखा, जानवर देखा। देखो एनिमल भी एक प्रकार का स्कीमा ही है, ठीक है। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि पहले शायद बच्चे ने स्कीमा को डेवलप कर लिया। एनिमल, मान लो कि बच्चे ने स्कीमा को डेवलप कर लिया। बच्चे ने पहली बार एक एनिमल को देखा कि जो एनिमल है उसका नाम कैट है, उसके 4 लेग्स हैं, ठीक है, 4 उनके 4 पैर होते हैं उसके, ठीक है। तो उस एनिमल को देख लिया। अब किसी ने उसको बोला कि बेटा ये तो कैट है, बिल्ली है ये, तो उसने अपने दिमाग में ना एक मेमोरी एक सेट कर लिया, एक आप कह सकते हैं ब्लॉक बना लिया मेमोरी के अंदर, जिसका नाम उसने क्या रखा, कैट रखा। क्या रखा, कैट। व्हेन ए चाइल्ड इज पुटिंग दिस स्कीमा, अब ये जो कैट है ये एक स्कीमा है, समझ में आ रही बात आपको। ये कैट क्या है, एक स्कीमा है। और जब चाइल्ड इस स्कीमा को पुट करेगा अपने दिमाग के अंदर, दे मे कॉल एवरी फर्री 4 लेग्ड एनिमल ए कैट बिफोर दे मास्टर द कैटेगरी। अब इसका मतलब समझिए कि सबसे पहले क्या करा उस बच्चे ने, उसने एक ऐसे प्राणी को देखा, आप एनिमल कह सकते हैं, जानवर को देखा जिसके 4 पैर हैं, ठीक है, 4 पैर हैं, 2 कान हैं, ऐसे सबसे पहले उसने देखा। तो किसी ने उसको बताया कि तो कैट है, तो एक कैट का वो स्कीमा बना लेगा अपने दिमाग में, ठीक है। ये होता है स्कीमा। अब ऐसे वो हर स्कीमा को प्रिपेयर करेगा, जो भी चीजें देखेगा। जैसे ग्लास देखा तो ग्लास का स्कीमा बना लिया, जैसे बॉल देखी तो बॉल का स्कीमा बना लिया, ठीक है। जैसे गाड़ी देखी तो गाड़ी का स्कीमा बना लिया, जैसे एरोप्लेन देखा तो एरोप्लेन का स्कीमा बना लिया। समझ रहे हो ना बात को। तो बच्चा क्या कर रहा है, छोटे छोटे वर्ड्स लेके बेसिकली क्लास फिट कर रहा है अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। अब वो जो क्लास है बेसिकली उसका नाम इस एग्जांपल में कैट रख दिया मैंने। तो उसने एक 4 पैर वाले जानवर को देखा और उसका नाम रख दिया, भाई ये तो कैट है, ठीक। ये बन गया स्कीमा। समझ में आ गई बात। चलें आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो सर आगे चलते हैं। अब देखो क्या होगा। अब देखो सब कुछ इतना ईजी नहीं है, बच्चे ने स्कीमा प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं आगे। एज ए चाइल्ड एजेस, जैसे जैसे चाइल्ड की एज बढ़ती जाती है, दे फॉर्म मोर स्कीमाज, ऐसे ऐसे वो स्कीमा भी बनाता जाता है। एंड अडेप्ट एग्जिस्टिंग स्कीमाज टू अलाउ देम ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली वो स्कीमाज अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर कर रहा है, स्कीमाज अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर कर रहा है और इस संसार को समझने की कोशिश कर रहा है। ये होता है किसी नए बच्चा, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसका एक्शन, उस बच्चे का एक्शन, वो इस एनवायरनमेंट को गेट करने की कोशिश करता है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि भाई कि एक्चुअली में भगवान जो है दिमाग के अंदर सारी चीजें देके भेजता है। बच्चे के दिमाग तो खाली होगा ना, इस चीज से तो एग्री करोगे आप। अब बच्चे का दिमाग खाली है तो बच्चा उसके अंदर क्या कर रहा है, स्कीमा को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और इस संसार को जो है समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सबसे पहले स्कीमा आपको समझ में आ गया। अब 2 की कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू स्कीमास। अब देखो ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये स्कीमा से ही रिलेट करती हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे एसिमुलेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमुलेशन क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होता है, और यकीन मानो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसके नोट्स अवश्य बनाना, और बना भी लिए हैं तो मैं आज आपको बिल्कुल क्लियर समझा देने वाला हूँ होता क्या है। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमुलेशन की, ठीक है। Assimilation is where a child uses a pre-existing schema to understand a new object or situation, ठीक है। देखो assimilation क्या है, जब कोई भी बच्चा अपने अंदर जो पहले से ही एक स्कीमा बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। अपने अंदर जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसको अंडरस्टैंड करता है किसी न्यू सिचुएशन के अंदर। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सर आपने तो काफ़ी मतलब इतना बता दिया है, आप कैसे गेट करेंगे। देखो समझाने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको कुछ थोड़ी ही देर में कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ, उस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसिमुलेशन देख लिया आपने। एसिमुलेशन मतलब एसिमुलेशन में आपको कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आप ये याद कर लो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा इंपॉर्टेंट है। एसिमुलेशन के अंदर आप अपने दिमाग में फिट कर लो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा। स्कीमा के अंदर जो कुछ होगा वो एक्चुअली जो पहले से ही एग्जिस्ट स्कीमा थे उसके दिमाग में, उसके अंदर वो चेंजेस करेगा, ठीक है। तो वो है एसिमुलेशन।
अच्छा, उसके बाद एकोमोडेशन समझ लेते हैं। एकोमोडेशन इज वेयर ए चाइल्ड अडेप्ट्स प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट ए न्यू एक्सपीरियंस और ऑब्जेक्ट। दिस प्रोसेस इज मोर मेंटली चैलेंजिंग देन एसिमुलेशन। ठीक है, अब एकोमोडेशन भी देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको डेफिनेशन में, तो मैं इसके साथ एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इसको इक्विलिब्रेशन को बाद में समझते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रेशन को अगर मैं अभी समझाने की कोशिश करूंगा तो सब कुछ खिचड़ी पक जाएगा, ये भी चीज़ हम बाद में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसिमुलेशन। देखो एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल नया बेबी है। व्हेन ए चाइल्ड सीज ए 4-legged पैट ही कॉल्स इट डॉगी। अब ध्यान से सुनना, जब एक बच्चा जो है 4 पैर वाले पैट को देखता है तो उसने उसका नाम क्या रख दिया? डॉगी रख दिया, कि भाई ये तो डॉगी है। बच्चा बोलता है ना, जैसे मम्मी बोलती है, बच्चा बोलता है कि मम्मी मम्मी ये क्या है, तो मम्मी बोलती है कि बेटा ये तो डॉगी है, तो बच्चे ने उसका नाम क्या रख दिया? डॉगी। बच्चों ये है स्कीमा, ये क्या है? स्कीमा है, ये स्कीमा बना लिया उसने दिमाग में। ठीक है, ओके चलो ठीक है। अब बच्चा ये मान के चल रहा है कि भाई यहाँ संतुलन बन गया एनवायरनमेंट के साथ। बच्चे का दिमाग ये मान के चल रहा है कि भाई ठीक है संतुलन बन गया, सब कुछ इजी है। अब देखो आगे उसकी क्या खिचड़ी पकेगी। जब वो बच्चा क्या करता है, नेक्स्ट टाइम किसी 4 पैर वाले जानवर को देखता है दोबारा से, मान लो इस एग्जांपल में मैंने काऊ ले लिया, अलग अलग एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। व्हेन ही सीज ए काऊ इन न्यू सिचुएशन, किसी न्यू सिचुएशन के अंदर, देन ही कॉल्स इट डॉगी। तो यही तो होने वाला है कि जब वो 4 पैर वाले जानवर को, जब पहले से ही स्कीमा बन गया है, जहां पे उसने पहले से ही ये चीज डिसाइड कर लिया कि मेरे को जो 4 पैर वाला जानवर दिखेगा तो मैं उसको डॉगी ही बोलने वाला हूं, तो अब वो हर न्यू सिचुएशन के अंदर, चाहे उसको डॉगी दिखे ना दिखे, लेकिन वो 4 पैर जरूर देखेगा सबसे पहले। तो 4 पैर देख लिया उसने। अब मान लो उसने अगर गाय देखी है तो उसका नाम भी वो क्या बोलने वाला है? डॉगी ही बोलेगा, वो डॉगी ही बोलेगा। और वो बोलेगा भी डॉगी, क्योंकि मेंटली जो प्री प्रोग्राम पहले से ही उसके दिमाग में ये चीज़ है कि डॉगी, उसने स्कीमा रख दिया। अब उसने 4 पैर वाली गाय देख ली, तो उसने क्या बोला कि भाई ये तो डॉगी है। नाउ ही इज यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा कॉल्ड एज डॉगी। अब याद आया, डॉगी तो पहले बन गया था ना, तो अब वो क्या कर रहा है? वो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को यूज कर रहा है जो पहले से ही उसके दिमाग में बन चुका है। अब प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा को वो यूज करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन, कि वो क्या कर रहा है? एसिमुलेट कर रहा है। बात आ गई समझ में, और समझाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, एसिमुलेशन में इतना ही था, तो एसिमुलेशन क्लियर हो गया ना। अब देख समझ लेते हैं हम अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या है? व्हेन, लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट, व्हेन द मदर टोल्ड हिम। अब देखो, अब पहले उसने डॉगी अपने माइंड में बना रखा था, अब उसने काऊ देख ली तो उस काऊ को भी वो डॉगी बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे किसी बाहर वाले इंसान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके स्कीमा को सुधारना है, उसके स्कीमा को क्या करना है? सुधारना है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज में चला गया। बच्चा क्या कर रहा है? डिसइक्विलिब्रियम मतलब असंतुलन पैदा हो गया सृष्टि के अंदर भाई। अब बच्चे को करेक्ट करना जरूरी है, नहीं तो पूरे लाइफ के दौरान वो डॉगी में ही कंफ्यूज रहेगा। ठीक है भाई, ये डॉगी है, वो डॉगी है, फलाना ढिमका डॉगी है। अब यहाँ पे उसकी मम्मी आती है, बच्चे की मम्मी कहती है कि बेटा इट इज़ अ काऊ, ठीक है, जो कि दूध वगैरह देती है, काऊ है। ही विल, अब वो क्या बोलेगा कि भाई अच्छा ये काऊ है, तो अब वो क्या करेगा बच्चा कि काऊ का एक स्कीमा बनाएगा अपने दिमाग में अलग से। देखो डॉगी का स्कीमा बन गया, अब बारी आती है काऊ की, तो काऊ के नाम से एक स्कीमा बना देगा और उसको माइंड के अंदर स्टोर करने की कोशिश करेगा। अब वो क्या कह रहा है? देखो बच्चे को डिफरेंशिएट तो मालूम हो गया ना बिटवीन डॉगी एंड काऊ। तो अब स्कीमा जो पहले से ही एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसको अपडेट कर लिया बच्चे ने, उसको क्या कर लिया? अपडेट कर लिया। तो अब वो क्या कर रहा है? बच्चा अकोमोडेट कर रहा है। क्या कर रहा है? बच्चा न्यू इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट कर रहा है पहले से ही एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। ठीक है, कि भाई ये तो डॉगी है, वो काऊ है। अब उसको ना डिफरेंस मालूम हो गया कि कौन काऊ है और कौन डॉगी है। ठीक है, हालांकि दोनों के 4 पैर ही होते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है, तो वो एडल्ट को बताना पड़ता है बच्चे के अंदर। तो एसिमुलेशन समझ में आ गया। देखो सबसे पहले 3 ही चीज आपको समझनी है जहां से क्वेश्चन आता है। पहली चीज व्हाट इज स्कीमा, ये याद कर लो अच्छे से।
स्कीमा क्या है? स्कीमा एक प्रकार का बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रक्चर है जो कि बच्चा अपने मेमोरी के अंदर फिट करता है इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। ठीक है, स्कीमा बन के, जैसे बच्चे ने 4 पैर वाला जानवर देख लिया और किसी ने कहा कि तो डॉगी है, तो डॉगी का स्कीमा बन गया बच्चे के अंदर। ठीक है, अब बच्चा ये सोच रहा है कि भाई मैं तो इक्विलिब्रियम की स्टेज में चल गया, संतुलन पैदा हो गया सृष्टि में, लेकिन यहीं पे गड़बड़ी होती है। जब बच्चा किसी न्यू सिचुएशन में जाता है, वो पहले से ही 4 जो डॉगी उसके दिमाग में बना हुआ है एज ए स्कीमा, अब वो 4 पैर वाली काऊ को देखता है तो उसको भी वो डॉगी बोल देता है। तो ये है एसिमुलेशन। और जब कोई दूसरा बंदा उसको करेक्ट करता है तो वो होता है अकोमोडेशन। समझ में आ रही है बात? डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे मैंने आपके सामने 5 टर्म यूज करी है दोस्तों, 5 टर्म। अब मैं बारी बारी से आपको बता देता हूं 5 टर्म के बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने यूज किया एसिमुलेशन। ठीक है, हालांकि सबसे पहले मैंने स्कीमा यूज किया है। ठीक है, स्कीमा के बाद एसिमुलेशन। एसिमुलेशन समझ में आ गया सभी को? ऐसा कोई बच्चा नहीं क्लास के अंदर जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो? बिल्कुल, चलते हैं सर आगे। एसिमुलेशन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद बच्चा क्या सोचेगा कि भाई हाँ, इक्विलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन बन गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब क्या होगा? अब वो जब किसी न्यू सिचुएशन में जाएगा तो न्यू सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि भाई फंस जाएगा बच्चा, वही डॉगी काऊ के बीच में फंस जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि बच्चे के अंदर फिर जो है डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज चली गई कि बच्चा जो है असंतुलन क्रिएट कर लिया बच्चे ने, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जब कोई दूसरा बंदा उस नॉलेज को करेक्ट करेगा तो बच्चा जो पहले से स्कीमा एग्जिस्ट है उसको अपडेट कर लेगा विद न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि भाई काऊ ये चीज होती है, भाई काऊ तो दूध देती है, बिल्ली दूध थोड़ी ना देती है। तो ये हो गया आपका अकोमोडेशन, कि बच्चे ने एक्चुअली में एनवायरनमेंट को अकोमोडेट कर लिया अब। ठीक है, अब अकोमोडेशन से फिर से क्या होगा? एसिमुलेशन। एसिमुलेशन से फिर से इक्विलिब्रेशन, फिर से न्यू सिचुएशन, फिर से डिसइक्विलिब्रियम, फिर से अकोमोडेशन, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि संतुलन होता है, फिर उसको असंतुलन, संतुलन से असंतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से डिसइक्विलिब्रियम, ये होता रहता है। और बच्चा जो है अपने स्कीमास को अपडेट करता रहता है, स्कीमास को बनाता रहता है, स्कीमा बना बना के उसको अपडेट करता है। ठीक है, ऐसे वो एनवायरनमेंट को गेट करता है। ठीक है, ऐसे वो अलग अलग क्लासेस को बना बना के, इंफॉर्मेशन को ऐड कर करके इस प्रकृति को समझता है। ठीक है, और ऐसे ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर पाता है। बात आ गई समझ में? तो मेरे हिसाब से फिर इक्विलिब्रेशन बताने की जरूरत नहीं है अब आपको। ठीक है, इक्विलिब्रेशन मतलब संतुलन। ठीक है, तो वो सारा चीज क्लियर हो गई। हालांकि फिर भी स्नैपशॉट ले लेना, मैं आपको दिखा रहा हूँ इक्विलिब्रेशन। ठीक है, इसी के अंदर डिसइक्विलिब्रियम भी है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, एक टर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, इतनी खिचड़ी अगर पकड़ी है बच्चे के दिमाग में, तो एक्चुअली में एक ऑर्गेनाइजेशन करने वाला तरीका भी होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शनल कि भाई सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे, सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से लगाए। देखो, इतने स्कीमास बच्चा अपने दिमाग के अंदर बना रहा है, तो हो सकता है कि सब कुछ खिचड़ी पिकड़ी पक जाए और वो स्वादिष्ट भी ना बने। तो सारी चीज़ों को सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इस एनवायरनमेंट को बच्चा कैसे अडेप्ट कर रहा है, इन्हीं सारी प्रोसेस के थ्रू अडेप्ट कर रहा है, जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसे हम कहेंगे एडेप्शन। ठीक है, बच्चा जो है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ समझाने के पर्पज से मैंने बताई है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कभी भी पेपर में नहीं आता है, हार्डली ही पेपर में आता है। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडेप्शन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 चीज़ें आप नोट कर लें, स्कीमा नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, स्कीमा की डेफिनेशन को नोट कर लें, और नोट करें आप एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ सारा ही नोट करें, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल काट काट के शॉर्टकट बनाया हुआ है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो प्लीज़ इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करने की जो है कोशिश ना करें आप। ठीक है, सारा जो है आपके सामने ही लिखा हुआ है। ओके, मैंने गलत बोल दिया, कोशिश ना करें, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यारो। ठीक है, लेकिन मेहनत है, आप उस चीज़ को ध्यान से मतलब देख के चलना, सब कुछ आप लोग के लिए है। ठीक है, लेकिन अगर आप शेयर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लें। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और साथ में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, उसके बाद चाहे एज यू विश कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो जल्दी से बता देता हूँ, यहाँ पे 4 फैक्टर की जरूरत है। देखो 4 फैक्टर, कि पियाजे ने बेसिकली 4 फैक्टर की बात करी है अपने अंदर, अपनी इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। मैचुरेशन, एक्टिविटी,
सोशल ट्रांसमिशन या फिर इक्विलिब्रेशन। अब देखो मैच्योरेशन समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पियाजे का जो आधार था ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दोस्तों, वो था मैच्योरेशन। समझ जाओ इस चीज़ को। मैच्योरेशन मतलब इंसान के अंदर जो बायोलॉजिकली उसकी एक्टिविटी होती है वो है मैच्योरेशन। पियाजे ने यहाँ पे बोला है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता के चल रहा हूँ। पियाजे ने यहाँ पे ये बोला है कि इंसान की जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसके अंदर है ना उसका दिमाग कॉग्निटिवली ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आती है दोस्तों कि पियाजे ने छोटे बच्चों की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है। छोटे बच्चे की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट कर दिया पियाजे ने। क्यों? अब मान लो एक 25 साल का बच्चा है या एडल्ट है और एक 10 साल का बच्चा है, तो पियाजे के अकॉर्डिंग जो 25 साल का एडल्ट है वो ज़्यादा थिंकिंग प्रोसेस करेगा अपने अंदर एज कंपेरेटिवली 10 साल का बच्चा। समझ में आ रही है बात? तो पियाजे ने यहाँ पे छोटे बच्चों की एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट किया है, जो कि एक क्रिटिसिज्म जो है बनता है पियाजे का, ठीक है, जो कि मैं एंड में पढ़ाऊंगा आपको कि पियाजे की थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, आलोचना भी हुई है, ठीक है। तो मैच्योरेशन यहाँ पे ये चीज़ है कि पियाजे ने एक्चुअली में इसको बायोलॉजिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, हेरिडिटी को लेके, जीन्स को लेके, बायोलॉजिकली आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, ठीक है। एक्टिविटी, अब मैच्योरेशन के साथ ही एक्टिविटीज आती हैं बच्चे के अंदर। एक्टिविटीज कुछ एबिलिटीज पियाजे ने यहाँ पे कही हैं, जो कि स्टेजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टेज के अंदर ये एबिलिटी डेवलप होती है, दूसरी स्टेज के अंदर ये फलाना एबिलिटी डेवलप होती है। तो हर स्टेज के अंदर 4-4, 5-5 एबिलिटीज हैं, उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो वही एक्टिविटी हैं, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर कॉन्क्रीट जो भी है, डिडक्टिव थिंकिंग, सारी चीज़ें, कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, सीरिएशन। तो ये सारी एबिलिटी जो है बच्चा जो है डेवलप करता जाता है एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर करके, ठीक है। उसके बाद सोशल ट्रांसमिशन, एक्चुअली में यहाँ पे सोशल ट्रांसमिशन को मैं डिस्कस तो जरूर कर रहा हूँ, लेकिन पियाजे ने जो है सोशल ट्रांसमिशन को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। हालांकि पियाजे ने ये कहा है कि बच्चा थोड़ा बहुत दूसरों से भी सीख सकता है, लेकिन अगर मैं कुल मिला के आपको बताऊँ तो पियाजे ने सोशल ट्रांसमिशन को भी अंडर एस्टिमेट कर दिया है, ठीक है, जो कि फिर से पियाजे की थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म माना जाता है। सोशल ट्रांसमिशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया था लेव वाइगोत्स्की ने, जहां पे लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि भाई हाँ बच्चा जो है दूसरों से सीखता है। तो यहाँ पे पियाजे ने मैच्योरेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। हालांकि सोशल ट्रांसमिशन के बारे में भी उन्होंने 2 शब्द कह दिए थे, लेकिन फिर भी ये पूरा नहीं था। और इक्विलिब्रेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बच्चा जो है इस एनवायरनमेंट को अडेप्ट करता है, संतुलन बना के, पहले संतुलन बनता है, फिर असंतुलन बन जाता है, फिर संतुलन से असंतुलन, फिर बच्चा जो है एसिमुलेशन एकोमोडेट करता रहता है और अपने स्कीमास के अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करता रहता है। समझ में आ गई बात? ये 4 फैक्टर हैं पियाजे की थ्योरी का आधार माना जाता है। अब ये आप पहले पढ़ लो, बाद में पढ़ लो, ठीक है, मैंने आपको बाद में पढ़ा दिया। मोस्ट ऑफ द टीचर इसको पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आगे पीछे जरूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ पे ये याद रख लें कि पियाजे की थ्योरी के जो 4 फैक्टर्स थे उसके अंदर मैच्योरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पियाजे ने दी थी। अब दोस्तों जिक्र कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं 4 स्टेजेस का। 4 स्टेजेस में मैंने यहाँ पे ना एक चार्ट बनाया है, काफी कलरफुल चार्ट है, आपको पसंद आएगा, देख लेना एक बार। देखो मैं जूम करके बता देता हूँ। 4 स्टेजेस, देखो 4 स्टेजेस पियाजे ने यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो आपके सामने है यहाँ पे। लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट, रेड कर देता हूँ इसे यार, रेड काफी कलर अच्छा होता है। 4 स्टेजेस। द सेंसरी मोटर स्टेज, पहली स्टेज क्या है? द सेंसरी मोटर स्टेज, जहां पे बच्चा जो है अपनी सेंसेस के जरिए सीखता है, ठीक है। अच्छा, जो इसके अंदर कुछ एबिलिटीज डेवलप होती है टाइम टू टाइम, तो वो मैं डिस्कस करूंगा बाद में। पहले मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूं। सेंसरी मोटर स्टेज आपकी पहले 2 साल की होती है, यानी कि 0 से 2 ईयर्स, यानी कि बर्थ से और 2 साल तक रहती है। और ज़्यादातर ये इन्फेंसी बच्चों के लिए, ज़्यादातर क्या है आपकी इन्फेंसी बच्चों के लिए ही होती है। इन्फेंसी मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्यूट से, ठीक है, बिल्कुल चुनमुन से, ओके, उनको जिनको देख के बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो ऐसे बच्चे होते हैं। पहले 2 साल इनके लिए होते हैं, ठीक है। इस स्टेज को क्या बोला है? द सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो है आपकी द प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि बेसिकली रहती है 2 से 7 साल तक की, ठीक है, 2 से चलती है और 7 साल तक रहती है। और जैसे कि आपको मालूम है अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है ये, अर्ली मिडिल आप कह सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है ये, ठीक है। तो 2 से 7 साल द प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री कंसेप्चुअल इसी के अंदर डेवलप होता है, मतलब कॉन्सेप्ट, बच्चे के कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट बनने से पहले
की स्टेज है ये, ठीक है, द प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद तीसरी स्टेज है जिसका नाम है द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट कह सकते हैं, अमूर्त कह सकते हैं हिंदी में। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो अमूर्त कहते हैं, ठीक है। और ये स्टेज जो होती है 7 से 11 साल तक की होती है। बच्चा जो है इसमें लेटर चाइल्डहुड की स्टेज है ये, ठीक है। और इसमें भी मेजर कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं बच्चे के, काफ़ी इंपॉर्टेंट विशेषताएं डेवलप करता है बच्चा, कंजर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग, रिवर्सिबिलिटी, जो कि हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एबिलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन, चौथी स्टेज है ये, जो कि आपकी 11 साल के बाद तक ही रहती है। आप एडोलेसेंस बोल सकते हैं, मतलब जो किशोर अवस्था आती है, और किशोर अवस्था के बाद जो आती है एडल्टहुड। तो बेसिकली 11 से एडल्ट तक की स्टेज है सारी की सारी ये, ठीक है। तो वो फोर्थ स्टेज है जहाँ पे बच्चे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, जैसे कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, या फिर आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि मूर्त, आई थिंक अमूर्त है ये, यार मैं कंफ्यूज हो गया, सॉरी फॉर दैट। मूर्त और अमूर्त में शायद कॉन्क्रीट आपका अमूर्त है, और सॉरी मूर्त है, कॉन्क्रीट मूर्त है, और फॉर्मल ऑपरेशन आपका अमूर्त है, जिनको हम देख ना सकें, ठीक है, जिनको ऐसी चीज़ें जिनको हम विजुलाइज करें, सिर्फ देखें ना, ठीक है। और मूर्त जो हमारे आंखों के सामने है उसे हम कॉन्क्रीट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल ऑपरेशन 11 साल से बाद का होता है सारा। तो कितनी स्टेजेस हैं टोटल? स्टेजेस बताओ एक बार। स्टेजेस हैं आपकी 4 स्टेजेस। कौन कौन सी? द सेंसरी मोटर स्टेज, द प्री ऑपरेशनल स्टेज, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथी स्टेज कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। एजेस देख लेना, एज ग्रुप देख लेना, सारा जो है मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ तक आप रखो, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो में बेसिकली इन स्टेजेस को कवर करूँगा मैं। स्टेजेस में ज़्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर कौन कौन सी एबिलिटी बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं। जैसे कि एक तो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती है, ठीक है। उसके बाद द प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर प्री कंसेप्चुअल थिंकिंग डेवलप होती है, और कॉन्क्रीट के अंदर बेसिकली जैसे मैंने आपको बता दिया कंजर्वेशन, सीरिएशन वगैरह ये डेवलप होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन के अंदर तो हायर जो कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हैं बच्चे के वो डेवलप होते हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, कि भाई वो सोच के भी विजुलाइज कर सकता है चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये जो मैंने आज आपको सेकंड चैप्टर के बारे में आज आपको बताया है, प्याजे की थ्योरी मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो वेट करना, इसका सेकंड पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, जहाँ पे आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है, स्कीमा, सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, स्कीमा या फिर असिमुलेशन, अकोमोडेशन, काफ़ी अच्छे से कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आज हमने पढ़ा है, जिसको बनाया था जीन पियाजे ने। तो वेट फॉर द सेकंड वीडियो, जो कि पार्ट सेकंड होगा, जहां पे मैं आपको स्टेजेस के बारे में अच्छे से बताने वाला हूं। वो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी के साथ साथ फिर जो है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर ले वैगोत्स्की की थ्योरी को कवर करेंगे, फिर कोलबर्ग के मोरल डेवलपमेंट को कवर करेंगे, ठीक है। इसी के थ्रू हम चलते रहेंगे। तो फिर से मैं एक अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं, अगर आप पुराने पेपर एक्सेस करना चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन, और जो कि ऑलरेडी सोल्ड हैं, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। उसके बाद एस्टेट के पुराने पेपर अगर आप सोल्व करना चाहते हैं, सीटेट, एस्टेट, कुछ भी, सीडीपी के, आप जितनी भी फुल कोर्स मैंने बना रखा है, ये तो मैं सेकंड थर्ड टाइम डिस्कस कर रहा हूँ अपने चैनल पर। और इसी के साथ जो है मैथ की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको चाहिए होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो वो मैंने बना रखी हैं। और इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी अगर आपको चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, सब कुछ प्लेलिस्ट बना हुआ है, जस्ट आप देखें, चैनल पर जाएँ, प्लेलिस्ट प्रेस करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी, और एक एक प्लेलिस्ट को देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर जरूर करें, और अपने नोट्स खुद ही प्रिपेयर करें, किसी दूसरों के नोट्स से ना पढ़ें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू वेरी मच इस पार्ट को देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों।